वेलकम बाय डियर स्टूडेंट। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रोल ऑफ सेक्टोरियल कॉन्टेक्स्ट ऑन एचआर स्ट्रेटेजी। ये एचआर स्ट्रेटेजी का क्या रोल है जो सेक्टर है, जैसे आपका सर्विस सेक्टर है। तो हम देखें एचआर स्ट्रेटेजी इन सर्विस सेक्टर इज पीपल बेस्ड सेक्टर। 3 मेन प्रोसेस इन्फ्लुएंसेस सर्विस सेक्टर्स आर, फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, सेकंड है डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कफोर्स और थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ वर्कफोर्स। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि यदि हम सर्विस सेक्टर के अंदर वर्कफोर्स के मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसकी कॉम्पिटेंसी है क्या। कॉम्पिटेंसी मीन्स कि क्या उसको नॉलेज है, क्या उसको स्किल है, क्या एटीट्यूड है, किसके रिगार्डिंग जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो वो वर्क करेगा, क्या वो प्रोडक्टिव है, क्या उसमें स्किल है, क्या उसमें एटीट्यूड है इस तरीके का कि उसको पूरा कर पाएगा। तो हम यदि वो नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको एचआर स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उस समय आपको इक्विप्ड होना पड़ेगा नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड से, जो रिक्वायर रहेगी टू प्रोड्यूस द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस नीडेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आपके अंदर जो स्पिरिट होनी चाहिए, जो अपनी स्किल होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर हम नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को इंक्लूड करते हैं। सेकंड है डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कफोर्स। डिप्लॉयमेंट मीन्स क्या है? डिप्लॉयमेंट मीन्स एलोकेटिंग करना है। एलोकेटिंग किसका करना है? इसको हम डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कफोर्स को क्या बोल सकते हैं? एलोकेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब एलोकेशन ऑफ वर्कफोर्स करना है, कैसे करना है? हमें क्या करना है कि जो डिफरेंट सर्विसेज हैं उनके बेसिस पर जो अपना अवेलेबल लेबर है, अवेलेबल वर्कफोर्स है, उसका एलोकेशन करना है। इसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉयमेंट या एलोकेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो हम यहाँ पे ये पढ़ा कि जो वर्कफोर्स है वो जो अवेलेबल टास्क है उसके अकॉर्डिंग उनका क्या करना है, एलोकेशन करना ही क्या कहलाता है? डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कफोर्स कहलाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्कफोर्स। यदि आपने वर्कफोर्स को टास्क असाइन कर दिया है तो उसके बाद हमें ये देखना होगा कि जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो वर्कफोर्स है वो मैनेज अच्छे से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। यदि उसको मैनेज करना है तो हमें क्या करना है कि हमें बिज़नेस के अंदर इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें वो मोटिवेट हो, जिसमें वो जो आपकी स्किल्स, कॉम्पिटेंस थी उनके बेस पर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मोटिवेटेड हो। तो यहाँ पे हमने यही पढ़ा कि जो अपना एचआर स्ट्रेटेजी इन सर्विस सेक्टर है उसके अंदर 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। पहला डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना ज़रूरी है कि काम या टास्क को करने के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। दूसरा, उस कॉम्पिटेंसी के बाद हमें उन कॉम्पिटेंट पर्सन को क्या करना है, उस वर्क पर एलोकेट करना है। और उसको एलोकेट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो वर्क कर रहा है वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस देखनी है कि एनवायरनमेंट जो है आपको हेल्प करे उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पर विद द हेल्प ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्कफोर्स। तो यहाँ पे हमने एचआर स्ट्रेटेजी इन सर्विस सेक्टर को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड इन सर्विस सेक्टर फॉर द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर एज फॉलो। अब यदि हम आगे ये चाहते हैं कि जो हमारी सर्विस सेक्टर के अंदर वर्क या स्ट्रेटेजी जो है वो क्या हो, इफ़ेक्टिव हो, एफिशिएंसी हो, तो उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है। तो जब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी के फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन की, तो यदि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, अच्छे से फॉर्मुलेट हुई है, अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई है, तो कहीं ना कहीं आप क्या माने जाएंगे? एफिशिएंट माने जाएंगे। और इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये है कि आपका फॉर्मुलेशन तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो उन सब चीज़ों को हम सर्विस सेक्टर के अंदर कैसे समझेंगे, वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्या है, हम करेंगे प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब समझ रहे हैं कि जो भी हमें रिसोर्सेज रिक्वायर है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो प्रॉपरली प्लान है, वो टाइमली अवेलेबल होगा। इन चीज़ों को हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर रखेंगे। फिर नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। ये तो आपको पता ही है कि जो एचआर रहता है उसका यही रोल रहता है कि राइट पर्सन राइट टाइम और राइट प्लेस पे वर्क करे। फिर है नेक्स्ट क्या, द पर्सन एम्प्लॉयड शुड बी गिवन इंडक्शन प्रोग्राम टू फैमिलराइज विद देयर
जॉब फंक्शन रूल्स रेगुलेशन अदर रिलेवेंट इशू पर्टेनिंग टू द जॉब। आपने पहले जो प्रोसेस पढ़ा था आपने यही पढ़ा था कि जब भी कोई पर्सन सेलेक्ट हो जाता है तो उसका एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है। इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को समझता है क्या उसे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। अब हम देखेंगे एम्प्लॉय के लिए जो भी हम उसको फैमिलाइज करने के लिए इंडक्शन प्रोग्राम रख रहे हैं वो प्रॉपरली फंक्शन या रूल्स रेगुलेशन या रिलेवेंट जॉब इश्यूज से पूरे होते हैं या फिर नहीं होते हैं। यदि पूरे नहीं होते तो हम उन्हें पूरा करवाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय गुड परफॉर्मेंस शुड बी रिकॉग्नाइज एंड रिवार्डेड, कि यदि एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो उसके मोटिवेशन के लिए उसको रिवार्ड सिस्टम भी होना चाहिए। रिवार्ड सिस्टम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि रिवार्ड सिस्टम बहुत ज़रूरी है यदि एम्प्लॉय को आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, प्रॉपर गाइडलाइन शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड दे शुड नॉट बी अवॉइडेड, कि जो भी एम्प्लॉय को गाइडलाइन दी गई है वो उसको क्या करे, उसको अवॉइड नहीं करे, उसको फॉलो करे। तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी थी ये क्या थी हमारी, ये थी स्ट्रेटजी अडॉप्टेड इन सर्विस सेक्टर फॉर द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर एज फॉलो, कि हमें सर्विस सेक्टर के अंदर एफिशिएंट और इफेक्टिव बनना है तो क्या क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए। तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट होना चाहिए, राइट पर्सन का राइट टाइम और राइट प्लेस पे होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय को फैमिलियर करने के लिए इंडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने चाहिए, और वो जो इंडक्शन प्रोग्राम होने चाहिए वो एक एम्प्लॉय को उसके जॉब फंक्शन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशन को समझने में हेल्प करेगा। एम्प्लॉय की गुड परफॉर्मेंस यदि होती है तो उसको रिवार्ड भी दिया जाना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। यदि एम्प्लॉय ने गाइडेंस के बाद भी उसको अवॉइड किया है तो उस पर पेनल्टी सिस्टम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने सर्विस सेक्टर के अंदर कैसे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बने उसको हमने पढ़ा। अब समझ रहे हैं हम HR स्ट्रेटजी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। अब जो हमने स्ट्रेटजी पहले समझी थी वो सारी स्ट्रेटजी आपकी प्राइवेट सेक्टर में तो आपको मिलेंगी, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ा सा क्या चेंज आता है उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। द HR स्ट्रेटजी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, द एनवायरमेंटल एंड सिचुएशन फैक्टर अंडर विच द गवर्नमेंट ऑपरेट हैव ए इम्पोर्टेंट बेयरिंग ऑन HR स्ट्रेटजी, कि जो एनवायरनमेंट फैक्टर एक प्राइवेट के लिए होते हैं वो एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए कुछ डिफ़र करते हैं। वो डिफ़र कैसे करेंगे उनको यहाँ पे हम समझेंगे। जैसे हम देखें तो इसमें साइज़ की बात होती है, डाइवर्सिटी की बात होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का जो होता है रोल इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी बिज़नेस की साइज़ है, हमारे जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े लेवल पर लार्ज लेवल पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर वर्क होते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसके अंदर हमें वर्क करना चाहिए। अब हम देखें तो थोड़ा सा अंतर जो हमने प्राइवेट और पब्लिक के अंदर पढ़ा यही पढ़ा है कि वहाँ पे एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और मशीनरी सिस्टम रहता है, जबकि प्राइवेट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मशीनरी सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट से डिफ़र करता है। अब देख रहे हैं HR स्ट्रेटजी इन प्राइवेट सेक्टर है क्या, कि स्ट्रेटजी अडॉप्टेड इन प्राइवेट सेक्टर फॉर द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन आर एज फॉलो। पहला क्या है, क्रिएटिंग ए हाई ट्रस्ट कल्चर, कि हमें एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है जिसमें हम क्या करें, अपने ट्रस्ट को हमें ट्रस्ट को क्या करना है, मजबूत करना है। बिल्डिंग ए नॉलेज ब्रिज, हमें अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है। इग्नेटिंग एंड सस्टेनिंग सिस्टमेटिक चेंजेस, जो भी चेंजेस हैं हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और सिस्टमेटिकली उनको यूज़ में लेंगे। फिर ट्रेनिंग रोल क्या रहेगा, क्रिएटिंग इनोवेटिंग एंड पीपल ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन, की जो भी क्रिएटिव और इनोवेटिव स्ट्रेटजी आइडियाज़ रहेंगे उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर क्या, स्ट्रेटेजिक नीड एनालिसिस, कि जो भी हम स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको हम पहले से एनालिसिस करके चलेंगे। फिर अडोप्टिंग ऑल काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टू कोप अप एंड मैनेज चेंज, कि हमें यदि चेंज को क्या करना है, फॉलो करना है तो हमें इम्प्लीमेंटेशन और कोप अप करना पड़ेगा उसके साथ, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर है टीम बिल्डिंग इज़ ए मेजर कंसर्न आर एरिया, कि हमें यदि एफिशिएंसी और इफेक्टिव बनना है तो हमें टीम वर्क भी ज़रूरी होगा। अब इन सब स्ट्रेटजीज़ के जो भी हमने थियोटिकल बैकग्राउंड पढ़ा है इस पर भी प्रैक्टिकल कुछ केसेस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं कि क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसमें HR स्ट्रेटजी के अंदर, चाहे हम
डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर देखें तो एग्ज़ाम्पल ऑफ जापान है, वेस्टर्न यूरोप है, फिर आपका एग्ज़ाम्पल ऑफ फ्रांस है, और एग्ज़ाम्पल ऑफ जर्मनी है, और एग्ज़ाम्पल ऑफ चाइना है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल हैं, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो मैक्सिको का है, आपको इन एग्ज़ाम्पल को पेपर में लिख के आना है। इन एग्ज़ाम्पल्स को हम आगे भी डिटेल में केस स्टडीज़ की हेल्प से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।